हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राम राम सा। जय बजरंगी, जय माँ सरस्वती, जय तेजा जी, यानी सभी इष्ट देवताओं को नमन करते हुए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर बैठे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और वीएस फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल यानी अपने आप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की अटल गहराइयों से आभार। आप पे अभी जुड़े हुए हो अपने आप के लाडले विजय कुमार के साथ, और साथियों आप लोग पढ़ रहे हो आरबीएससी फिजिक्स, और आरबीएससी की फिजिक्स में अपना चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर में आपने कहाँ तक पढ़ लिया इसके बारे में आप लोग सब विदित हो। आज अपन एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाडो पीछे वाले पार्ट देखना न भूले, हर एक पार्ट कंप्लीट करते रहे, और यदि किसी पार्ट में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में नहीं बताओ तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहाँ भी आप मुझे सूचित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी हेल्प के लिए वीएस फिजिक्स पॉइंट व्हाट्सएप ग्रुप जिस पर आप जुड़ सकते हो लिंक के माध्यम से, वह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रत्येक बैक पार्ट का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मिल जाएगा। तो साथियों बैक वीडियो देखना न भूले और अब बने रहिए वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ। अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक द्विध्रुव यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हेडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा लाडलो, विद्युत द्विध्रुव है। अब देखिए अपन चार्ज से रिलेटेड बात कर रहे हैं यानी आवेशों से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो द्विध्रुव का मतलब क्या हो गया? दो ध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया? दो आवेशों का समूह है। अब बात ऐसी करनी है हमें, वह दो आवेश कैसे होने चाहिए, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा? दो समान परिमाण व विजातीय आवेशों का ऐसा समूह है जो अति अल्प दूरी पर स्थित हो। दो समान परिमाण एवं विजातीय आवेशों का समूह है जो अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। लाडलो मैं आपको लिख के बता देता हूं। दो विजातीय एवं समान परिमाण के आवेशों का ऐसा युग्म जो अति अल्प दूरी पर स्थित हो। अति अल्प दूरी पर स्थित हो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। दो विजातीय एवं समान परिमाण के आवेशों का ऐसा युग्म जो अति अल्प दूरी पर स्थित हो। जो अति अल्प दूरी पर स्थित हो क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अपन विजातीय आवेशों की बात कर रहे हैं लाडलो, तो देखिए जिनका परिमाण समान है और दो विजातीय आवेश यानी एक तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, यानी एक तो नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों का परिमाण क्या है? समान है, और इनके बीच की दूरी है स्मॉल आर। यह क्या है? अति अल्प है। क्या है? अति अल्प है यानी बहुत कम है। तो यह युग्म क्या कहलाता है? द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। सीधी परिभाषा आपको आरबीएससी के एग्जाम में पूछी जा सकती है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो दो विजातीय एवं समान परिमाण के आवेशों का ऐसा युग्म जो अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है लाडलो? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आगे अपन बात करते हैं साहब विद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा क्या होती है और विद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय रेखा क्या होती है। तो अपन बात करते हैं, तीर का चिन्ह लगाएं लाडलो और लिखें
द्विध्रुव के मध्य बिंदु को, यानी इसका जो मध्य बिंदु होता है ये, तो आप तीर का चिन्ह लगा के लिखना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु को विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु को, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं, को केंद्र कहते हैं। यानी दोनों आवेशों के मीडिएटर है, मिडिल जो पॉइंट है वह क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। समझ जाओगे ना जिसे आपने ऐसे डिनोट कर रखा है ना, ये तो दूरी आ गई, और इन दोनों आवेशों के मध्य जो मिडिल पॉइंट है वह क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखना। अब आप अक्षीय रेखा की बात कर लो। किसकी बात करोगे, अक्षीय रेखा की बात करोगे। अक्षीय रेखा की बात करोगे ना, तो दोनों आवेशों को ये जो रेखा मिला रही है, दोनों आवेशों को जो रेखा मिला रही है वह क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहलाती है। यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षीय रेखा कहलाती है। अक्षीय रेखा कहलाती है। यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षीय रेखा। इन दोनों आवेशों को जो रेखा मिला रही है, क्षैतिज मिला रही है, वह रेखा क्या कहलाती है लाडलो, अक्षीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षीय रेखा कहलाती है। अब यदि कोई रेखा निरक्ष से लंबवत गुजरे, ऐसे निरक्ष यानी केंद्र से क्या गुजरे, लंबवत गुजरे। ध्यान दें, यदि कोई रेखा केंद्र से लंबवत गुजरे तो वह क्या कहलाएगी, निरक्षीय रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निरक्षीय रेखा। तो समझ जाओगे ना, अक्षीय रेखा है भाई, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा तो क्या होती है, अक्षीय रेखा। और केंद्र से होकर लंबवत गुजरने वाली रेखा, केंद्र से होकर लंबवत गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है। तो दिस इंप्लाइज का चिन्ह लगा के लिख लेना, द्विध्रुव यानी विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से होकर लंबवत गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है। तो समझ गए होंगे निरक्षीय रेखा और अक्षीय रेखा क्या होती है, और इसकी अपन क्यों बात कर रहे हैं लाडलो, क्योंकि थोड़ा सा आगे हमें बात करनी है द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्ष और निरक्ष आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यानी इसको क्षैतिज दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है ना, वह तो अक्षीय रेखा कहलाती है, और केंद्र से होकर लंबवत गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है। अक्षीय रेखा मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा, और केंद्र से होकर लंबवत गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आगे अपन बात करेंगे, बहुत ही शानदार पार्ट है। यानी ये जो पार्ट है ना, यहाँ से सीधा भी आपको भाई डेफिनेशन पार्ट पूछे तो यह पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है ना। अब आगे इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, विद्युत द्विध्रुव का यूज कहाँ कहाँ होता है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। आप लगातार वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ बने रहे लाडलो, और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से, और यदि कमेंट के माध्यम से नहीं बता पा रहे हो तो मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करके या टेक्स्ट मैसेज की सहायता से आप मुझे बता सकते हो। तो अब अपन बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण। दिखाई तो दे रहा है ना लाडलो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? तो देखिए लाडलो, द्विध्रुव में दो आवेश थे, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है ना? तो मैं आपको लिख के बता देता हूं। विद्युत द्विध्रुव के सीधा लिखते हैं ना, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है लाडलो। देखिए, यह आपका विद्युत द्विध्रुव है, पॉजिटिव यानी दो विजातीय आवेशों का ऐसा युग्म जो अत्यल्प दूरी पर स्थित हो। यदि इन दोनों के बीच की दूरी को 2l ले लिया जाए, परिमाण समान है। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपने पढ़ी है भाई, दो विजातीय एवं समान परिमाण के आवेश जो अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, तो यह क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमने चर्चा की है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल है वह क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो समझ गए होंगे लाडलो। ये भी फोकस करना, इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल P से। किसे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं, कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लिखवाते हैं इसका, बिल्कुल थ्योरेटिकल रूप में अपन पढ़ते हैं, यानी परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो द्विध्रुव आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं लाडलो? P से। P बराबर Q गुणा 2l आपने मानिए, या 2r मानिए, या r मानिए, या d मानिए, तो आपके अकॉर्डिंग अपने यहाँ 2l लिए तो ये आ गई। ठीक है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों का जो परिमाण है वह Q है और इनके बीच की दूरी 2l है। तो अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या आएगा? P बराबर Q डॉट 2l आएगा। क्या आएगा? Q डॉट 2l आएगा। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं कि साहब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? P का मात्रक यहां से देखो आप, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या आएगा? P का मात्रक आएगा कूलाम इंटू मीटर। क्या आएगा? कूलाम इंटू मीटर। P
P का मात्रक क्या आएगा, कूलाम इंटू मीटर आएगा। ठीक है, तो लिख देना बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। समझ गए होंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। क्या होता है लाडलो, कूलाम इंटू मीटर होता है। ठीक है ना, क्लास अच्छी लग रही होगी, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। और वैसे भी क्यों नहीं आएगा, आप जुड़े हुए हो अपने आप के लाडले वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ। और इसकी विमा की अपन बात कर लेते हैं कि साहब इसकी विमा क्या होती है। पी की विमा, देखिए ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है। तो इसकी विमा होगी m0 L1 T1 A1। ठीक है, होती है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। समझ में आया ना, नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। अब देखिए लाडलो, एक बहुत अच्छी बात है प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इतना अच्छा है आरबीएससी की गाइड में आपको मिल जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है लाडलो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये तो है ही है, इसके साथ प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें ना कि साहब प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो ये बहुत कम आपको पढ़ने के लिए मिलता है। आपको यहीं पर मिलेगा, यानी वीएस फिजिक्स पॉइंट पर प्रेरित विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव की चर्चा करेंगे तो आप मेरे साथ बिल्कुल प्रेजेंट माइंड के साथ बने रहें। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात होगी, बहुत ही शानदार बात होने वाली है भाई। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव है, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव है, क्या होता है प्रेरित विद्युत द्विध्रुव। बहुत ही शानदार पाठ लाद लो, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, कोई कण है या कोई पिंड है या कोई परमाणु है या कोई अणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, संपाती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, संपाती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संपाती होंगे ना, और इस कंडीशन में यदि उन दोनों कणों को अपन विद्युत क्षेत्र के संपर्क में लाए, विद्युत क्षेत्र में लेके आए, तो विद्युत क्षेत्र किसी न किसी चार्ज का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी न किसी आवेश का होगा। तो जैसे ही अपन उसको विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो सजातीय वह तो होगा आकर्षित, और विजातीय है वह होगा प्रतिकर्षित। तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण उनमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रतिस्थापन हो जाता है, थोड़ा सा विस्थापन हो जाता है। और जैसे ही विस्थापन हो गया तो क्या बन गया लाडलो, द्विध्रुव बन गया। और द्विध्रुव बन गया ना इस प्रकार से, तो वह द्विध्रुव क्या कहलाएगा, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो आप किस प्रकार से लिखेगो, किसी कण, आराम से लिखला डालो, किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। जो समझ में नहीं आए ना तो आप मेरे पर छोड़ दे, आराम से आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। किसी कण के इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन उसके केंद्र के संपाती है, उसके केंद्र के संपाती है। केंद्र के संपाती का मतलब उस कण के केंद्र पर पड़े हुए हैं। बिल्कुल अभी डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा मैं आपको। किसी केंद्र के संपाती है, यदि इनको किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाए, किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो ये थोड़ा सा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। प्रतिस्थापित यानी थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इनमें जो आघूर्ण उत्पन्न होता है
यानी प्रेरित किया हमने इनको, क्या किया, प्रेरित किया। यदि इनको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं ले जाते तो क्या यह विद्युत द्विध्रुव बनता, नहीं बनता, यह अपनी स्थिति में बना रहते। परिणाम स्वरूप प्राप्त विद्युत द्विध्रुव प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इस बात पर आप फोकस करें लाडलो। किसी कण के इलेक्ट्रॉन एवं उसके प्रोटॉन उसके केंद्र के संपाती है, तो इनको किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो ये थोड़ा सा प्रतिस्थापित हो जाता है, नहीं विस्थापित हो जाते हैं। जिस प्रकार से कोई ये कण था और ये कण था पूरा, और इसके केंद्र पर ही तो इलेक्ट्रॉन है और केंद्र पर ही प्रोटॉन संपाती है। जैसे इसको उठा करके किसी आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाया जाता है तो ये थोड़ा सा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी एक को तो आकर्षण होगा, कोई ना कोई प्रकृति जरूर होगी, सजातीय प्रकृति होगी तो आकर्षण, विजातीय होगी तो प्रतिकर्षण। तो उस विद्युत क्षेत्र के परिणाम स्वरूप इसमें थोड़ा सा विस्थापन हो जाता है, और विस्थापन होने के परिणाम स्वरूप जो द्विध्रुव बनता है, अत्यल्प दूरी हो जाएगी इनके मध्य, वह द्विध्रुव क्या कहलाएगा, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव। प्रेरित का मतलब हमें इनको बनाया है, हमने बनाया, इसे प्रेरित करके बनाया है। तो आप समझ गए होंगे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। 20 मिनट की क्लास हो गई लाडलो, और लेंगे अपन 15 मिनट की क्लास, तो 15 मिनट की क्लास में तो शानदार सेशन हो जाएगा अपना। यानी अब अपन आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे अपन विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड। तो इसकी अक्षीय रेखा पर पढ़ेंगे और इसकी निरक्षीय रेखा पर पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई द्विध्रुव है, और इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब किसी न किसी परीक्षण आवेश को या तो इसके पास लाया जाएगा या इस द्विध्रुव से दूर ले जाया जाएगा। तो उस पर आवेश की तीक्ष्णता किस प्रकार से होगी, यानी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कैसे होगा, अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो जहां तक मुझे दिख रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें दो स्थितियां पढ़नी पड़ती है। कितनी स्थितियां पढ़नी पड़ती है, दो स्थितियां पढ़नी पड़ती है। विद्युत द्विध्रुव से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें दो स्थितियां पढ़नी पड़ती है। और वो दो स्थितियां कौन कौन सी है लाडलो, दो स्थितियों में सबसे पहले आप बात करोगे अक्षीय रेखा पर ज्ञात करोगे, एक तो करोगे अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा करोगे निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए हमें पहले तो अक्षीय रेखा पर बताना है और बाद में निरक्षीय रेखा पर बताना है। एज यू लाइक, आप पहले निरक्ष पे भी कर सकते हो, उसके बाद में अक्ष पर भी कर सकते हो। तो आज के सेशन में अपन अक्षीय रेखा पर तो कर ही लेते हैं, और उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे निरक्षीय रेखा की। तो आप हेडिंग लगाएं, आप शानदार तरीके से अपनी रफ कॉपी और पेन का सामंजस्य बनाते हुए वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ जुड़े रहते हुए और कंप्लीट आपकी जो इलेक्ट्रिक है उसके पार्ट को समझते हुए। तो पहले आप हेडिंग लगाए विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना लाडलो, क्या करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हेडिंग क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु
P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना करनी है। थ्योरी आप लिख लेना बेटा, थ्योरी में आपको ऐसे बता देता हूं, यानी ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और इसकी अक्षीय रेखा पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, माना ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कोई ए बी है और विद्युत द्विध्रुव है जिसकी अक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए विद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर जो आवेश है ना, ये भी लिख लेना आप, विद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर आवेश, एक पर तो प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू है। इस प्रकार से आवेश है साहब। तो ये लो, ये ए बी कोई अपन द्विध्रुव की कल्पना कर लेते हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश है और एक पर माइनस क्यू आवेश है। ये ए है और ये बी है। अब दोनों के बीच की दूरी है, उसकी भी अपन कर लेते हैं भाई साहब। इनके दोनों के बीच की दूरी है ना, तो दूरी मैं यहां पर ले रहा हूं लाड लोगे, इनके दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो डी है। ये है इनका केंद्र O, तो केंद्र की ए से जो दूरी है वो d/2 और B से दूरी है वह भी d/2 है। यह है इसकी अक्ष एक्सिस, और अक्ष एक्सिस पर यहां है कोई बिंदु P स्थित, और इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नोट रखा गया है। इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नोट रखा गया है, और इस Q नोट पर इन दोनों आवेशों के कारण एक साथ, यानी द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र से जो इसकी दूरी है, यहां से इस बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। केंद्र से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, तो Q से यानी B बिंदु से क्या होगी, यहां से क्या होगी, r में से ये d/2 घट जाएगा ना। अरे भाई इतना था पार्टीशन है, वो r में से आप घटा दोगे तो ये इतना था बच जाएगा, नहीं r माइनस d/2। ए से अपन बात करेंगे तो इसमें स्मॉल r में d/2 जुड़ जाएगा, r प्लस d/2। ठीक है, ये हो गई बिंदु P तक की दूरी। एक बार मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। अब कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि साहब इधर तो प्लस ले लिया और इधर माइनस ले लिया, इधर प्लस ले ले इधर माइनस ले ले तो क्या हो जाएगा, ये लो इधर प्लस ले लो और इधर माइनस ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना है लाड लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें यदि यहाँ प्लस रह रहा है तो भी कोई फर्क नहीं, व्यंजक वही आने वाला है, और इधर प्लस है तो भी कोई फर्क नहीं, यानी दोनों में से एक आवेश प्लस होना है और एक आवेश माइनस होना है। यानी आपको जो आवेशों की प्रकृति है ना वह विजातीय लेनी है लाड लो। क्या लेनी है, आवेशों की प्रकृति विजातीय लेनी है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करना प्रारंभ करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लिखोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी लाड लो, E1। E1 यानी E बराबर क्या होता है, KQ/R² होता है। क्या होता है, KQ/R² होता है। तो यहाँ आवेश तो दे रहा क्या है,
E1 बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, KQ1 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी क्या है लाड लो, ये है, तो R माइनस D/2 का होल स्क्वायर। इसे देना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दे दिया ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जस्ट अगेन प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब क्या करेंगे, मैं थोड़ा साइड में हूं लाड लो, आपको आसानी से दिखाई दे जाए। माइनस Q आवेश कारण के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो यहां पर आप लिखिए माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, R प्लस D/2, यानी परिमाण, इनका जो आवेश का परिमाण है वह अपने पास नियत है। और नियत क्या है रे, क्यों है, क्या है, परिमाण की बात करेंगे तो इसमें दिशा नहीं आएगी, तो E2 हो जाएगी। E2 बराबर अपने पास क्या आएगा, KQ, यानी परिमाण है, आवेश है वह तो सजाती है, आवेश परिमाण, तो यहाँ Q1 Q2 लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों कर दीजिएगा R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। इसे दे दो समीकरण नंबर 2 लाड लो। ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे ना, जस्ट अगेन मैं यहीं पर से स्टार्ट करता हूं। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, दोनों इक्वेशंस की तुलना कीजिए लाड लो। R में से D/2 जा रहा है तो R का मान घट रहा है ना, और R में D/2 जुड़ रहा है तो बढ़ रहा है, यानी छोटी संख्या का आप किसी सेम संख्या है KQ दोनों अंश में, तो छोटी का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो अपन इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये कह सकते हैं साहब E1 का मान ग्रेटर देन है E2 से, यानी E1 है वह E2 से बड़ा होगा, यानी प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q पर है उसका मान माइनस Q से बड़ा होगा। तो अब अपन कर लेते हैं साहब द्विध्रुव के कारण, क्या करेंगे, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेंगे। तो क्या लिखोगे, अतः द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिख सकते हो, दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आपने ऐसे लिख दिया कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास जो तुल्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वह क्या आएगी लाड लो, E बराबर बड़े में से छोटा घट जाएगा, E1 माइनस E2। इसे देना इक्वेशन नंबर 3। समय का ध्यान रखना रे भाई, सही 8:05, 10 मिनट की क्लास और होनी है तो इसमें हो जाएगा। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर दिखाई दे रहा है ना, यहां से इसमें मान रख देंगे तो E बराबर अपने पास क्या आएगा लाड लो, E बराबर KQ बटा R माइनस D/2 का होल स्क्वायर माइनस KQ R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पार्टों को देखिए, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा रे लाड लो, KQ कॉमन आ जाएगा। तो दिखाई तो यहां तक दे रहा है, E बराबर आप लिखोगे KQ तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 1 अपॉन R माइनस D/2 का होल स्क्वायर माइनस R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। यहां तक जहां तक मुझे उम्मीद है आप शायद क्लियर हो। अब क्या करेंगे, हमें लघुत्तम लेना है, दो भिन्ने हैं अपने पास और दोनों भिन्नों में क्या करोगे, लघुत्तम लोगे। तो देखिए बेटा, इतना आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इस पार्ट को हटा देता हूं, फिर आगे अपन
करते हैं। यानी इतना अच्छा पार्ट है कि आप आराम से समझोगे ना तो 100% आप लोगों के समझ में आएगा। यानी बिल्कुल क्रिएट होके अपने दिमाग को स्थिर रखे आप इसे समझने का प्रयास करें और अच्छी प्रकार से समझे लाडलो। जहां भी समझ में नहीं आए ना वह मुझे बताने का प्रयास करें कि सर मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उस समस्या का समाधान 100% होगा। क्या करेंगे, अब ये समीकरण थे आ गए अपने काम में, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। अपन आगे बढ़ाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर और r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए मेरे साथ बने रहें आप, E बराबर के क्यू, लघुत्तम क्या आया r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर और r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, यानी दोनों ब्रैकेट है नीचे, हर है वह आ गए। अब इसका पूरा का भाग इसमें जाएगा तो ये तो r माइनस डी बाई टू तो कट जाएगा, बचेगा क्या r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। बीच का निशान तो सेम आना है, अब इसमें उसका भाग दोगे तो प्लस वाला कट जाएगा और बचेगा क्या r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये r माइनस a माइनस बी और a प्लस बी की वाला फॉर्मूला लगा दो भाई, इसमें a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओगे ना तो क्या हो जाएगा, देखिए E बराबर के क्यू, इसको खोल दीजिए पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह क्या होता है, प्रथम पद का वर्ग, बीच का निशान, दोनों पदों का दुगुना प्लस दूसरे पद का वर्ग। ठीक है, रिया आपको दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप इससे क्या कर दोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जोड़ने घटाने वाला गुणनखंड नीचे बन रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों फॉर्मूले फुट करके इसको करोगे तो r स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई 4, माइनस का निशान है तो चिन्ह चेंज करते जाना लाडले, में एक साथ कर रहा हूं, r स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस का 2 इंटू डी बाई टू माइनस का डी स्क्वायर बाई 4। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। इट्स ओके, यहां देखिए r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर माइनस का कट गया, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस का डी स्क्वायर बाई 4 माइनस का कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा d और d क्या हो जाएगा रे 2d हो जाएगा ना। तो E बराबर होगा के क्यू, के क्यू आगे 2d बटा r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। अब इससे कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है, तो यहां से अपन क्या करते हैं r स्क्वायर बाहर लेते हैं, तो ले लो भाई, देखो कैसे लोगे, E बराबर के क्यू 2d अपने पास पड़ा है। एक बार आपको ऐसा करना है, r स्क्वायर को अपनी जगह पड़े रहने दो, माइनस है डी स्क्वायर बाई 4 को r स्क्वायर से गुणा r स्क्वायर का ही भाग का होल स्क्वायर। ये काम तो आप लोग कर ही सकते हो ना, अरे इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और होगी तो देखा जाएगा भाई, प्रॉब्लम होगी ना अपने पास तो देखा जाएगा। एक मिनट आप इसको थोड़ा सा यहाँ फोकस करें, 2d यानी दोनों पदों का दुगुना, तो यहाँ r भी आएगा रे, क्या आएगा r, तो ये हो जाएगा 2dr 2dr। ठीक है, अब इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहां से भी r स्क्वायर अंश में से आ जाएगा और यहां से आ जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, बने रहो आप, दिखाई दे रहा है E बराबर के क्यू, इसी में कर लेते हैं 2dr, इनमें से r स्क्वायर कॉमन आया तो एक घात और है ऊपर, घात पर घात होगी, घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो r की पावर 4, अंदर क्या बचा रहे, यहां तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब आपको क्या करना है कि r के पदों में d का मान बहुत छोटा है, r को देखें ना तो d का मान क्या है, बहुत छोटा है, यानी इतना छोटा है जैसे आप नगण्य बोल सकते हो कि साहब बहुत छोटा है, क्या है इसका मान बहुत छोटा है। यहां मैं लिख के आपको बता देता हूं, d इज लेस देन r, यानी जो r है
वह डी से बहुत बड़ा है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी है उससे बहुत बड़ा है। तो जो डी स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर है, इसका मान लगभग 0, यानी इसे नगण्य मान लेते हैं अपन। क्या मान लेते हैं? नगण्य। तो यहां से E बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? KQ2DR अपॉन R की पावर 4। बाकी ये तो पूरा काम हो ही गया ना, R से कट गया तो 3 हो जाएगी R की पावर। तो E बराबर KQ2D बटा R क्यूब। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी। अब हम जानते चूंकि Q डॉट 2D यानी 2 है, वह तो बाहर आ जाएगा। अपन तो चलो उसको एक सेक्टर में और लिख लेते हैं। E बराबर दिख रहा है ना, E बराबर के यानी 2 तो बाहर ले आता हूं, Q डॉट D अपॉन R क्यूब, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी D मानी है। तो Q डॉट D आवेशों में, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे P से व्यक्त करते हैं। ये मान आप यहां रख दोगे तो E बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? 2kP अपॉन R क्यूब, 2kP बटा R क्यूब। यह आ गई अपने पास अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। क्या आ गई? अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। भाई द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा गया है तो उसकी क्या आ गई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो ध्यान में आया होगा बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और आशा करता हूं अच्छी प्रकार से आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। और इससे यदि आप सदिश रूप में लिखो, किस रूप में लिखो? सदिश रूप में। तो सदिश रूप में लिखने के लिए E वेक्टर है, आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह वेक्टर होती है, और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह भी सदिश राशि होती है। तो ये बात नोट लगा के लिख लेना। E जो अक्षीय है इसे आप वेक्टर रूप में लिखोगे तो 2kP वेक्टर अपॉन R क्यूब अपने पास आ जाएगा। और दिशा को डिनोट करने के लिए यहां पर आप R केप भी लगा दोगे। तो यह आ गई अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिस इंप्लाइज का चिन्ह लगा के लिख लेना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। बस आगे लिख लेना है। तो चलो दोस्तों, आज अपनी क्लास थोड़ी सी आगे अलग होनी है, यानी एयरफोर्स का पेज चलना है। तो आज अपन यहीं पर अपना सेशन खत्म करते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा देने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और कंटिन्यू वीडियो आप देखते रहें। प्रत्येक वीडियो में आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और लाइव भी आ रहा हूं। तो आप VS फिजिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को बताएं कि हाँ, अपने लाडले सर अपने लिए एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम घर बैठे फिजिक्स की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, मस्त रहो और घर बैठे बैठे अच्छी प्रकार से पढ़ाई करते रहो लाडलो। जहां भी आप कोई प्रॉब्लम हो तो वह समस्या मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आज अपन यहीं पर अपना सेशन खत्म करते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।